चलिए, everybody here. The entire purpose of this revision is so that I can give you this revision in a public format YouTube पे, ताकि आप इसको बार बार देख सकें और जब आपको ICDR रिवीजन करना हो तब आप इस वीडियो के माध्यम से कर पाए. What we're going to do, we are going to do a nice quick revision of ICDR regulation. Everyone will be focusing here. कोशिश करिए कोई भी पॉइंट को मैं बोल रहा हूं उसके पहले वो पॉइंट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप अच्छे से पढ़कर आए हैं. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द रेगुलेशन इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन. अगर हम याद करने का तरीका सिंपल है. पब्लिक इशू होता है आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू होता है, बोनस इशू होता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के दो टाइप होते हैं, प्रेफरेंशियल इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. इन सबका एक एक पॉइंट यहां पे दे रखा है. तो अगर हम देखते हैं आईपीओ बाय अनलिस्टेड इशूअर, एफपीओ बाय लिस्टेड इशूअर, राइट इशू, बोनस इशू. राइट इशू पे तभी एप्लीकेबल होगा जब उसका एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स 50 CR. वो 50 CR और मोर है तभी एप्लीकेबल होगा. ये होगा चारों. उसके बाद में आ जाता है हमारा प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. अरे ये तो टाइप्स ऑफ इशू से ही टॉपिक निकल जाता है ना. पब्लिक इशू, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. ये पॉइंट वहीं से आ जाते हैं. उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद में आता है लिस्टिंग ऑन आईजीपी, आईपीओ बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, आईपीओ ऑफ आईडीआर, राइट इशू ऑफ आईडीआर. अभी जस्ट है वो, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है वैसे, तो आप ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक काम करो ना सर, आप ये ले लो, अब थोड़ा सा उधर हो जाओ और आप मस्ती से ट्राई कर लो, कोई लोड ही नहीं है. ठीक है, यस गुंडो सब लोग यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इट इज डैम वेरी इजी. याद करने के तरीके सिंपल होते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपका शुरुआत के अंदर आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. वंस यू आर डन अप टिल हियर, उसके बाद में बात करने कि हमने पढ़ा है एक तो होता है मेन बोर्ड, एक होता है एसएमई और एक होता है आईजीपी. तो आईजीपी और एसएमई के एक पॉइंट, लिस्टिंग ऑन आईजीपी थ्रू एन इशू और विदाउट एन इशू. आईपीओ बाय एसएमई, तो आईपीओ बाय एसएमई, एसएमई का एक पॉइंट, लिस्टिंग ऑन आईजीपी, आईजीपी का एक पॉइंट. उसके बाद में दो पॉइंट आ जाते हैं आईडीआर के, आईपीओ ऑफ आईडीआर एंड राइट इशू ऑफ आईडीआर. आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से आपके लिए बहुत आसानी से याद हो सकता है. दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर. उसके बाद में आ जाती है एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी लड्डू एकदम. चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है दैट एलिजिबिलिटी के अंदर यू नीड टू हैव अ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ 3 crore एंड ये होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 years each of 12 months. Not more than 50% to be in monetary form. But if at all more than 50% is in monetary form, then you need to either utilize or make a firm commitment that it will be utilized. Super wonderful. दूसरा पॉइंट आ जाता है that is your average operating profit has to be 15 crore in preceding 3 years and you need to have profit in each year. आपको हर 3 साल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है. फिर आता है नेटवर्थ. नेटवर्थ हैज टू बी 1 crore in each preceding 3 years of 12 months each. फिर आ जाता है if at all your company has changed its name, then at least 50% of the name should be from activity suggested by the new name. ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी आईपीओ की. अगर मैं बात करता हूं एफपीओ की एक ही एलिजिबिलिटी आती है, that if the company has changed its name, then at least 50% of the revenue should be from activity suggested by new name. Life is easy. चलो, फिर यहीं आ जाती है ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी. अगर कोई कंपनी आईपीओ करना चाहता है और इन 4 कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता है, या फिर कोई कंपनी एफपीओ करना चाहता है और उस एक कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता है, तो वो डायरेक्टली लिस्ट हो सकता है. उसके अंदर 2 कंडीशन कंप्लाई करनी है, दैट द इशू हैज टू बी थ्रू बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म एंड एटलीस्ट 75% हैज टू बी अलॉटेड टू क्यूआईबी. आर वी गुड हियर? चलो, उसके बाद में क्या कर रहे हैं लोग? ये ऐसे करते रहेंगे? ये क्या पागल है क्या? हाँ भगवान, मैंने बोला था कि नई आवाज करो, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना था कि आप आस पड़ोस से नई आवाज करवाओगे. थैंक यू. वो कुछ और काम कर रहा है अभी. चलो फोकस करते हैं. ठीक है, सो हमने बात कर ली एप्लीकेबिलिटी की, उसके बाद हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की, ऑल्टरनेटिव की. ठीक है, उसके बाद में एडिशनल टॉपिक में बात करेंगे हम लोग वो सब कि एंटिटीज नॉट एलिजिबल कंडीशंस. फोकस हियर 100% यहां पे. टाइप्स ऑफ इशू फुद्दू टॉपिक है. इशू कितने टाइप का होता है? पब्लिक इशू, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू. प्राइवेट प्लेसमेंट में 2 टाइप होते हैं, प्रेफरेंशियल इशू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. बहुत ईजी है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. फिर आ जाता है अगला टॉपिक हमारा ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, रेड हेरेंट प्रोस्पेक्टस. ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को लेके हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा कि होता कुछ ऐसा है दैट
आप कंपनी अगर कभी भी इश्यू करना चाहती है तो कंपनी को पहले सेबी को देना होता है एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमने सेबी को दे दिया, उसके बाद में सेबी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन वगैरह बता सकती है विदिन 30 डेज। सेबी ने जो भी ऑब्जर्वेशन बताया वो ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करने के बाद हमको फाइल करना होता है ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ में क्या होता है कि हम जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, हमने एडिशनल के अंदर भी पढ़ा था, यही पूरा कंप्लीट कर लेता हूं कि हम जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं सेबी के पास, उसके साथ में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी है स्टॉक एक्सचेंज को भी, जिसके साथ में प्रमोटर के डिटेल्स होने चाहिए। प्रमोटर अगर इंडिविजुअल है तो अकॉर्डिंगली डिटेल्स होंगे, प्रमोटर अगर कंपनी है तो सिन वगैरह डिटेल्स होंगे। ये सब डिटेल्स देने हमको दे दिए। इसके साथ में हमें 3 वेबसाइट्स पे ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिश भी करना होता है। कौन सी 3 वेबसाइट्स पे? इश्यूअर की वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट पे और मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे, टू इनवाइट पब्लिक कमेंट्स। और ये वहां पर रहता है फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज। ठीक है सर, ये वहां पर रहेगा। ओके, वहां से जो भी आते हैं कमेंट्स वो हम सेबी को दे देते हैं। सेबी को जो भी ऑब्जर्वेशन बताना है वो हमें बता देता है और हमें फाइनल इंक्लूड कर लेते हैं। सेबी के पास ऑब्जर्वेशन बताने के लिए कितना समय होता है? 30 डेज। 30 डेज विच स्टार्ट फ्रॉम A, B, C, D, whichever is later। यहां से 30 डेज स्टार्ट होगा। A, the date on which we have filed the draft of a document। जब हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किया है वहां से स्टार्ट होगा 30 डेज का पीरियड। B, जिस दिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है वहां से स्टार्ट होगा 30 डेज का पीरियड। C, अगर सेबी ने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी है जिस दिन हमने कंपनी ने सेटिस्फैक्टरली वो इंफॉर्मेशन दे दी है वहां से स्टार्ट होगा 30 डेज। और लास्ट इज, अगर सेबी ने रेगुलेटर से कोई इंफॉर्मेशन मांगी है जिस दिन उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दे दी है वहां से स्टार्ट होगा 30 डेज। तो ये 4 पॉइंट आते हैं, चारों में विचएवर इज लेटर वहां से स्टार्ट होगा आपका 30 डेज का टाइम पीरियड। आर वी गुड हियर? ये हो गया पूरा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर आता है रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस। व्हाट डू यू मीन बाय रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस? रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस refers to a prospectus which includes all the information like a regular prospectus but it does not include price or quantum। बिल्कुल ठीक है। रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस is issued in case of book building issue। It is issued to invite the bids। Once it is issued, thereafter people bid and thereafter we decide the cut off price। हम फिर cut off price को डिसाइड करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एंड लास्ट में ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कट ऑफ प्राइस वी हैव टू अगेन फाइल अ फाइनल प्रोस्पेक्टस टू आरओसी। इस प्रकार के कुछ प्रोविजन आते हैं रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस के अंदर। लाइफ इज वेरी इजी। चल, इसके बाद में अगर बात करता हूं तो टॉपिक आ जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। बात करता है टॉपिक इस बारे में कि अगर कभी भी हम बात करते हैं इशू करने का शेयर सिक्योरिटीज तो वी हैव टू इशू द सिक्योरिटीज एट यूनिफॉर्म प्राइसिंग। लेकिन अगर हम चाहें तो इन 3 केसेस के अंदर डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं। पहला केस, इस केस में अगर आप इशू कर रहे हैं और आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप इन 3 लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं। रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉइज हु अप्लाइड अप टू 2 लाख रुपीज। इनको डिस्काउंट दिया जा सकता है बट नॉट मोर देन 10% ऑफ द इशू प्राइस। जो भी इशू प्राइस पब्लिक को कर रहे हैं उससे 10% कम में इनको कर सकते हैं। पॉइंट 2 आता है, इसके अंदर 2 केस आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। अगर आप इशू करें बाय बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म और अगर आप इशू करें बाय ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग। अगर आप इशू करें बाय बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म तो आप डिस्काउंट नहीं दे सकते टू एंकर इन्वेस्टर, और अगर आप इशू कर रहे हैं बाय ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग उस केस में आप डिस्काउंट दे सकते हैं टू एम्प्लॉइज। बट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 10% ऑफ द फ्लोर प्राइस। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आप कर रहे हैं कॉम्पोजिट इशू देन पब्लिक इशू प्राइस एंड राइट इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट। टिंग टिंग टिंग, जबरदस्त। उसके बाद में आता है यहां पे प्राइस एंड प्राइस बैंड। प्राइस एंड प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइस एंड प्राइस बैंड के रूल्स ये कहते हैं कि जब भी अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं प्राइस तो प्राइस कैन बी डिस्क्लोज वेयर in the prospectus if at all it is a fixed price issue। अगर ये fixed price issue है तो ये prospectus में डिस्क्लोज किया जा सकता है। अगर ये बुक बिल्डिंग इशू है तो प्राइस बैंड जो है वो डिस्क्लोज की जा सकती है कहां पे? रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस में। अब प्राइस बैंड डिस्क्लोज करने के आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज कर लो या फिर न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज कर रहे हैं तो इन केस ऑफ आईपीओ टू डिस्क्लोज 2 days प्रायर इन केस ऑफ आईपीओ एंड 1 day प्रायर इन केस ऑफ एफपीओ। ओके, प्राइस बैंड को लेकर एक और रूल होता है दैट द अपर बैंड हैज टू बी मिनिमम 105% ऑफ द लोअर बैंड एंड द अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम ऑफ द लोअर 120% ऑफ द लोअर बैंड। एकदम कंफर्टेबल चल रहा है। ये सब चीजें यहां पर आ जाता है। कैप वगैरह कभी भी फेस वैल्यू वगैरह से कम नहीं हो सकता है। इजी बीजी। ओ हाँ, और यहां पर आता है हमारा एक बहुत अहम टॉपिक ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। आपको मुझसे एक स्टेप आगे चलने की कोशिश करनी है दिमाग के अंदर। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कौन सा इशू है। अगर ये अनलिस्टेड कंपनी का इशू है तो 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अगर ये लिस्टेड कंपनी का एफपीओ टाइप आ रहा है 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अगर एक कॉम्पोजिट इशू है तो 20% ऑफ प्रपोज्ड पब्लिक इशू और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। लाइफ इज इजी। इसके बाद में बात करते हैं एग्जम्पशन। 2 पॉइंट्स ऑफ एग्जम्पशन है। राइट इशू को हम यहां नहीं पढ़ते हैं, हम चाहें तो यहां से भी राइट इशू को उड़ा सकते हैं।
हम चाहें तो यहां से भी हम राइट इशू को उड़ा सकते हैं। राइट इशू पे प्रमोटर को कंट्रीब्यूट करना नहीं होता है, लेकिन अगर हम एग्जम्पशन की बात करें तो सिर्फ दो एग्जम्पशन कह सकते हैं। पहला एग्जम्पशन हो जाता है नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, एंड सेकंड एग्जम्पशन में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं दैट योर कंपनी इज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर लास्ट 3 years. At least 95% of the investor grievances received up till the end of last quarter have been redressed. और थर्ड पॉइंट आता है that you are in compliance with listing agreement LODR regulation for last 3 years. यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि लिस्टिंग अग्रीमेंट के लिस्टिंग LODR रेगुलेशन के सारे पॉइंट्स तो आपको कंप्लाई करने हैं, लेकिन अगर आपने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को लेके कोई नॉन कंप्लायंस किया है, लेकिन अभी एज ऑन डेट आपने पूरा कंप्लायंस कर दिया है, तो चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। चलो वंडरफुल। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब आना चाहिए? 1 day प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 1 दिन पहले पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, अगर मान लीजिए पैसा हम पब्लिक से ले रहे हैं कॉल पे, तो प्रमोटर को क्या करना है? प्रमोटर को लेकर आना है एटलीस्ट 100 CR 1 day प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। रिमेनिंग वो पब्लिक के साथ में ला सकता है जब पब्लिक से कॉल मांगा जाएगा। फिर आता है लॉक इन। लॉक इन ये कहता है कि जो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितने समय के लिए प्रमोटर बेच नहीं सकता। तो इसके अंदर पहला प्रोविजन आता है कि जो भी प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months, और प्रमोटर ने अगर कुछ ओवर एंड अबव लिया है दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। अदर देन प्रमोटर, जो प्री इशू शेयर होल्डर हैं, उनका भी लॉक इन हो जाएगा फॉर पीरियड ऑफ 6 months। ये जो भी 18 months 6 months के लॉक इन है, ये डबल हो जाएंगे, 3 years 1 year हो जाएगा इफ द मेजॉरिटी प्रोसीड्स आर यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और हमें पता होना चाहिए कि वैसे तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन प्रमोटर को ही लाना है, लेकिन अगर चाहे तो वो अपने 5 हेल्पर की मदद ले सकता है। ये लोग मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं 10%। तो अगर 100 करोड़ कंपनी का पेड अप कैपिटल है, 20 करोड़ प्रमोटर को रखना होता है अपने पास, तो उसमें से 10% होता है 10 करोड़। ये चाहे तो इन 5 हेल्पर की मदद से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 5 हेल्पर कौन है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद IRDAI। एकदम इजी। अब आते हैं हमारे एक टॉपिक के ऊपर, एकदम अलग ही टॉपिक है, सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। कि ये सिक्योरिटी अगर किसी के पास है भी सही तो ये इनएलिजिबल है, इसको एलिजिबल सिक्योरिटीज में काउंट नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 साल में अगर कोई सिक्योरिटी अक्वायर की है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड रिवैल्यूएशन असेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इज इन्वॉल्व। पहला। दूसरा, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years एज अ बोनस इशू आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और इनएलिजिबल सिक्योरिटीज। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर प्रमोटर और उनके हेल्पर्स हैं, प्रमोटर एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, इन लोगों ने कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर किया इन प्रीसीडिंग 1 year एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस, अगर ऐसा कुछ एक्वायर किया है तो ये सिक्योरिटीज का क्या भी हो जाता है? इनएलिजिबल हो जाती है। छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट, सेम प्रमोटर या उसके 5 हेल्पर्स ने अगर सिक्योरिटीज को एक्वायर किया इन प्रीसीडिंग 1 year एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस, एंड ये इशूअर बना था बाय कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप और LLP, तो यहां पे भी इनएलिजिबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है, इजी पॉइंट, अगर आपने सिक्योरिटीज को प्लेज कर रखा है, आपने सिक्योरिटीज को अगर प्लेज कर रखा है तो वो सिक्योरिटीज भी हो जाएंगी इनएलिजिबल। बी पॉइंट के 3 क्योर भी हैं। बी पॉइंट कहता है कि अगर कभी भी प्रमोटर या उसके हेल्पर ने सिक्योरिटीज एक्वायर किया एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस, तो ये सिक्योरिटीज इनएलिजिबल हो जाएगी। लेकिन 3 केस में सिक्योरिटीज एलिजिबल रहेगी। पहला केस, इफ दे आर रेडी टू ब्रिंग इन द डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस पैसा लाने को रेडी है। दूसरा, इफ द सिक्योरिटीज वर एक्वायर्ड अंडर अ स्कीम व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 230 to 234 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अंतर्गत अगर कोई स्कीम अप्रूव हुई थी और उसके तहत आपको कुछ भी सिक्योरिटी मिली है तो वहां पे भी आपके ऊपर वो सिक्योरिटीज एलिजिबल हो जाएंगी। और लास्ट पॉइंट जो यहां पर आता है दैट इज इफ एट ऑल इट्स एन IPO बाय गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और देयर SPV। SPV बोले तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, कोई एक ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं बनाई है, तो गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन या उनकी कोई SPV विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अगर ये लोग कोई IPO लेकर आते हैं तो उस पे कभी भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर वो सिक्योरिटीज इनएलिजिबल नहीं होंगी। वो पॉइंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 3 हो जाते हैं क्योर फॉर पॉइंट नंबर बी, एंड दिस इज हाउ वी रैप अप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। फ्रीक्वेंट रिवीजन विल रियली हेल्प यू अप टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने दिखता है
दैट इज इश्यू ओपनिंग डेट। फुद्दू टॉपिक, इश्यू ओपनिंग डेट। अब आप खुद याद करो, इश्यू ओपन हो जाना चाहिए विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ receiving observation, and it has to open after 3 working days from the date of registering our offer document with ROC। ROC के पास जब हमने ऑफर डॉक्यूमेंट की फाइलिंग कर ली, उसके 3 दिन बाद इश्यू ओपन होगा और विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन। वी आर गुड हियर। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 10 days। अगर आपने प्राइस बैंड को कभी भी रिवाइज किया है तो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड्स बाय 3 days सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 days। इसके अलावा अगर फोर्स मेजॉर बैंकिंग स्ट्राइक हो गया तो भी पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड्स बाय 3 days। चलो बात निकली तो बता दो मुझको, कभी भी अगर प्राइस बैंड को रिवाइज करते हैं तो मैक्सिमम रिवीजन कैन बी 20% ऑफ द लोअर बैंड इन ईदर डायरेक्शन, कहीं भी हो सकता है। सुपर वंडरफुल। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन 10,000 to 15,000। हर आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन मनी शुड फॉल बिटवीन 10,000 to 15,000। इश्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट, 2 एडवर्टीजमेंट आते हैं, प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट। 3 ही सवाल हैं, कब देना है, कहां देना है और क्या देना है। तो अगर बात करते हैं प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट में, कब देना है? आफ्टर फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। आपने आरओसी के पास ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, उसके बाद आप प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट देंगे। इसमें क्या एडवर्टीज करेंगे? ऑफर डॉक्यूमेंट। और ये कहां करेंगे? 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1 हिंदी न्यूज़पेपर, 1 रीजनल न्यूज़पेपर। पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट ये हम कब देते हैं? विद इन 10 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू इशू। इशू पूरा कंप्लीट हो गया, उसके 10 दिन के अंदर हमको देना होता है एक पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। इसमें हम ये कहां देते हैं? सेम, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 1 रीजनल। और इसमें हम क्या देते हैं? जो भी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है उसमें बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या था, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या था, किस दिन डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, रिफंड कर दिया, ये पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। दिस इज प्री इशू एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर द टॉपिक ऑफ 90%, कि आपको 90% तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो ईच एंड एवरी पेनी हैज टू बी रिफंडेड। फिर आता है नेट ऑफर टू पब्लिक। हमें ऑलरेडी पता है, अगर हम नेट ऑफर कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं अंडर बुक बिल्डिंग अंडर 611031, मतलब वो सारी कंडीशन को कंप्लाई करके आ रहे हैं, देन एटलीस्ट 35% हैज टू बी गिवन टू RII, एटलीस्ट 15% हैज टू बी गिवन टू NII, एंड नॉट मोर देन 50% हैज टू बी गिवन टू QIB। QIB के अंदर जो भी दे रहे हैं 5% जाएगा म्यूचुअल फंड को। अगर हमारा इशू रहा है एज पर 621032, इस केस के अंदर आपको एटलीस्ट 75% देना होगा QIB को, एंड देन आप दे सकते हो मैक्सिमम 15% टू NII, मैक्सिमम 10% टू RII। और इसमें भी सेम रूल्स चलते हैं। और लास्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे अदरवाइज देन बुक बिल्डिंग। अगर आप कर रहे हैं बुक बिल्डिंग के अदरवाइज किसी और मेथड से, तो उस केस के अंदर मिनिमम 50% हैज टू बी गिवन टू RII, मिनिमम 50% हैज टू बी गिवन टू RII। चलो सुपर वंडरफुल, यहां पर आ गए। NII को हम जो भी देते हैं उसके अंदर इंटरनल थोड़ा सा कैटेगरी आती है कि NII में 1/3 विल बी रिजर्व्ड फॉर दोस पीपल हु मेड एप्लीकेशन बिटवीन 2 लाख टू 10 लाख, एंड 2/3 विल बी रिजर्व्ड फॉर दोस पीपल हु मेड एप्लीकेशन मोर देन 10 लाख। नेट ऑफर टू पब्लिक। उसके बाद में अगर हम देखते हैं, ये पढ़ना ही नहीं है हमको, उसके बाद में अगर हम देखते हैं वो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हैव टू बी अलॉटेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्लोज होता है, उसके 15 दिन के अंदर आपको सारा अलॉटमेंट कर देना है। ये अब बहुत जल्दी हो जाता है। आज की तारीख में क्या 15 दिन अलॉटमेंट? आज की तारीख में तो विद इन मैक्सिमम लिमिट देती ना, इशू क्लोज होता है उसके 4-5 दिन में तो लिस्टिंग हो जाती है, तो अलॉटमेंट तो उसके पहले ही हो जाता है ना। इट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक, आजकल ये और फास्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं एडिशनल टॉपिक। सबसे पहला, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू कम अप विद एन आईपीओ। कौन कौन सी एंटिटीज आईपीओ नहीं आ सकती? 5 एंटिटीज। पहला, इश्यूअर, प्रमोटर, शेयर होल्डर इन कंट्रोल। ये लोग अगर क्या हो चुके हैं? डिबार्ड हो चुके हैं तो नहीं ला सकते। फर्दर सेकंड, अगर कभी भी कोई इश्यूअर डिबार्ड है, उसके प्रमोटर डायरेक्टर आर आल्सो प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, एनी अदर इश्यूअर, दैट इश्यूअर आल्सो कैन नॉट कम अप विद एन आईपीओ। मतलब आप डिबार्ड नहीं हो, बट आपका प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर जो डिबार्ड है, तो उस केस में आप भी आईपीओ लेकर नहीं आ सकते। थर्ड, अगर आपका इश्यूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर ये लोग क्या हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, नहीं, ये लोग हैं विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, तो ये लोग भी आईपीओ लेके नहीं आ सकते। और अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर्स जो हैं ये लोग हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो भी आईपीओ लेके नहीं आ सकते। कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या फिर राइट टू इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो भी आईपीओ लेके नहीं आ सकते, एक्सेप्ट ईसॉप्स चलेगा। एंटिटीज नॉट एलिजिबल। फिर बात करते हैं कंडीशंस। अरे 6 पॉइंट बैक टू बैक आने चाहिए। सबसे पहला, चैप्टर 1 से इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज। चैप्टर 3 से एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी। आलू, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप। प्रमोटर्स शेयर्स शुड बी इन डीमैट फॉर्म। ये 4 तो बहुत इजी है। फिर आते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट 75% वाले। उसमें 2 कीवर्ड क्या है? फर्म अरेंजमेंट थ्रू वेरीफाइबल मींस फॉर एटलीस्ट
75% of the total project amount excluding public issue and internal accruals. फिर लास्ट आता है कि एटलीस्ट 25%, मैक्सिमम 25% आप रख सकते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, मैक्सिमम 35% रख सकते हैं आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए. लाइफ इज इजी. इसके बाद में आता है कंडीशंस फॉर एफपीओ. सेम कॉपी पेस्ट है, दिमाग नहीं लगाना है. इशू ऑफ वारंट. वो वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू राइट टू बाय अ सिक्योरिटी ऑन अ गिवन डेट एट अ गिवन प्राइस. तो वारंट में डेट भी लिखी होगी, प्राइस भी लिखी होगी. वारंट का टेन्योर मैक्सिमम हो सकता है 18 मंथ्स. जब भी आप वारंट इशू करेंगे उसका फॉर्मूला या फिर उसकी एक्सरसाइज प्राइस हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट एंड एटलीस्ट 75% शुड बी कलेक्टेड अपफ्रंट एंड इफ एट ऑल विद इन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट. If at all the remaining money is not paid, then the money paid will be forfeited. Warrant. उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें दिखता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. ये पूरा हम पहले ही देख चुके हैं. इसके बाद में हमको दिखता है अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग ऐसा टॉपिक है जो कि एकदम ही इजी लगता है बट पॉइंट्स याद रखने में कठिनाई हो सकती है. सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका इशू अंडरराइटन है अदर देन बुक बिल्डिंग कर रहे हो आप, तो उसके अंदर सिंपल है कि अपॉइंट अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर और बैंकर रजिस्टर्ड ब्रोकर विद रजिस्टर्ड विद सेबी. तो आप अंडरराइटर ऐसे अपॉइंट करेंगे जो सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए. इजी. लेकिन अगर आपका, हाँ ठीक है भाई, मैं डर गया. अरे आप लोग गधे हो, आपको समझता नहीं है, आपको बाद में समझाऊंगा मैं. मोरिया मोरिया. यस, चलो पढ़ाई पे आते हैं वापस. यस यार, अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग पे थे हम लोग बात करते हैं अंडरराइटिंग. अगर हमारा इशू हो रहा है अदर देन बुक बिल्डिंग, अगर हमारा इशू हो रहा है अदर देन बुक बिल्डिंग, तो उस केस में बस एक सेबी रजिस्टर्ड अंडरराइटर अपॉइंट कर लो और नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका इशू हो रहा है थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है. पहला, इशू हैज टू बी अंडररिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर. But the primary responsibility will be of lead manager. Means if the syndicate member fails to buy as per their obligation, lead manager will have to buy it up. Okay. Further, क्या ये लोग लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर पब्लिक इशू के अंदर अप्लाई करके ले सकते हैं क्या? जी नहीं, ये ले नहीं सकते अनलेस उनकी ऑब्लिगेशन आती है. ऑब्लिगेशन कब आती है? अगर मान लीजिए पूरा का पूरा इशू हो गया और अंडर सब्सक्रिप्शन रह गया तो इनको लेना पड़ता है ना, तो ऑब्लिगेशन में लेंगे बट ये वॉलंटरीली ले नहीं सकते. उसके बाद में क्यूआईबी का पोर्शन कभी भी अंडर रिटर्न नहीं होता है. इश्यूअर को एंटर करना होता है इनटू एन अग्रीमेंट विद लीड मैनेजर, मर्चेंट बैंकर प्रायर टू फाइलिंग दी प्रोस्पेक्टस. और लास्ट पॉइंट, अंडरराइटिंग जो है वो आपका कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना कवर होना चाहिए. 90% जितना है उतना तो अंडर रिटर्न होना ही चाहिए. बहुत ज्यादा आसान है, बस पॉइंट्स याद रखने में कठिनाई हो जाती है. फिर आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, मॉनिटरिंग एजेंसी. मॉनिटरिंग एजेंसी को लेकर मुझे बता दो. सबसे पहले मॉनिटरिंग एजेंसी कब अप्लाई होती है? व्हेन द इशू साइज इज मोर देन 100 CR. इशू साइज अगर 100 CR से ज्यादा है तो ही मॉनिटरिंग एजेंसी अप्लाई होगी. दूसरा, you'll have to appoint a credit rating agency. आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करना है एज अ अंडरराइटर. क्वार्टरली रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू इश्यूअर और इश्यूअर डिसेमिनेट करता है इसको टू पब्लिक, टू एवरीवन विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. उसके बाद में जब तक आपके 100% ऑफ द मनी इज नॉट यूटिलाइज तब तक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटेड रहेगी. तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं हमको मॉनिटरिंग एजेंसी के. मैनर ऑफ कॉल, फुद्दू टॉपिक, सारे कॉल्स जो भी आप ले रहे हैं इट हैज टू बी कॉल्ड विद इन 12 months. 12 months के अंदर आपका पूरा का पूरा कॉल हो जाना चाहिए. उसके बाद में आता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉल बनी नहीं दे रहा है तो उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे? फोरफीट हो जाएंगे. अगर आप पे मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटेड है तो आपके ऊपर 12 months का रूल आता नहीं है. फिर आप 12, 13, 14 months तक रख सकते हो. वह अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि अगर अलॉटमेंट की बात करें तो हमारे इन्वेस्टर की मल्टीपल कैटेगरीज हैं. इन्वेस्टर की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? RII, NII, QIB. QIB में भी एंकर और नॉन एंकर. तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पे RII है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. रूल जो RII का है और NII का है मोरलेस सेम है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहां पर ये रहता है, रूल ऑफ अलॉटमेंट. एवरी RII शुड बी अलॉटेड 1 लॉट. सबसे पहले हर एक को एक लॉट दे दीजिए. उसके बाद में जो बैलेंस बचता है उसका हमको क्या करना है? प्रो रेटा बेसिस पे करना है. सिंपल. सर वहीं अगर मैं बात करता हूं QIB की, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हर एक को एक लॉट नहीं देना है, उसको डायरेक्टली आप क्या दे दो? प्रो रेटा बेसिस पे. बट जब हर एक का अलॉटमेंट आ चुका है कि उसको इतना मिल रहा है, तब ये ध्यान रखो कि जिसको मिल रहा है उसको प्रॉपर एक लॉट तो मिले. ये दोनों में फर्क है. वहां सबको एक लॉट पहले दे देते हैं, फिर बचे हुए एप्लीकेशन में प्रपोर्शनेट करते हैं. यहां पे बचे हुए एप्लीकेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनेट कर देंगे. फिर देते टाइम ध्यान रखेंगे या तो मत दो, दे रहे हो तो कम से कम एक लॉट दो.
उसके बाद में एंकर इन्वेस्टर का यहां पे अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ये आपका पार्ट बी के अंदर आता है। यहां पे कहते हैं कि वो उसको अलॉटमेंट होता है ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। क्या एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट किया था ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस, रिजेक्ट तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट, कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी को प्रोपोर्शन का कोई रूल रखने की जरूरत नहीं है। एंकर इन्वेस्टर। उसके बाद में आता है हमारा फास्ट ट्रैक एफपीओ। अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक एफपीओ की, कौन सी कंपनी को अलाउड है? जिसका प्रमोटर सलीम है। हम इस प्रकार से याद करते हैं कि एनी कंपनी जिसका प्रमोटर इज सलीम सर, उनको फास्ट ट्रैक एफपीओ अलाउड है। तो अगर पॉइंट को ध्यान रखें, प्रमोटर के सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। एस से 3 पॉइंट आते हैं, सस्पेंड, सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड शो कॉज नोटिस। तो ना पिछले 3 सालों में ना तो आप सस्पेंड हुए हो, ना ही आपने सेटलमेंट मैकेनिज्म का यूज किया है, और राइट नाउ कोई भी आपका शो कॉज नोटिस या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है। एस प्रमोटर, एस ए बोले तो सबसे पहला आपका हो जाता है एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर शुड बी एटलीस्ट 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलो टेंशन खत्म हुई। अब आता है इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। SAL, L से इजी पॉइंट, इट हैज टू बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 years, कंप्लायंस विद लिस्टिंग रेगुलेशन फॉर एटलीस्ट 3 years। उसके बाद में आता है आई, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड अप टिल द एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर शुड बी एटलीस्ट 95% शुड बी रेड्रेस्ड। एम आ जाता है एवरेज मार्केट कैप हैज टू बी 1000 करोड़, और कंपनी और मर्चेंट बैंकर के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइफ इज सुपर इजी। और फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर। 3 कंडीशन कंप्लाई करेंगे तब आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। पहली कंडीशन, इश्यू शुड बी आफ्टर 1/4/2014। उसके बाद का इश्यू होना चाहिए 10% रूल, 75% रूल। 10% रूल सेज एटलीस्ट 10% कितने होने चाहिए आपके पास? डिसेंटिंग शेयर होल्डर होने चाहिए। एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स हु हैव वोटेड शुड हैव वोटेड इन डिसेंट ऑफ द रेजोल्यूशन। दूसरा 75% रूल। 75% रूल ये कहता है कि जो भी आपका स्टेटेड ऑब्जेक्ट था उसके लिए 75% से कम यूज किया जा रहा है, दैट लेस देन 75% ऑफ द अमाउंट रेज्ड इज यूज्ड फॉर द स्टेटेड पर्पस। हमने कहा था आपसे 1000 करोड़ रुपए लेके कि हम इसको फर्नीचर बिजनेस में लगाएंगे, और आपसे 1000 करोड़ ले लिए और अब सिर्फ 600 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़ फर्नीचर बिजनेस में लगा रहे हैं, लेस देन 75 लगा रहे हैं ना, तो उस केस के अंदर एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए 3 कंडीशंस आती है। आर वी गुड? चलिए, उसके बाद में सबसे अहम चीज जो याद रखना कठिन है, एट व्हाट प्राइस एग्जिट अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन। थोड़ा सा फोकस करो। आई अंडरस्टैंड कि आवाज थोड़ा सा कंसिस्टेंट, इससे कठिनाई हो सकती है, बट अब फ्लो बना हुआ है और ये हमारी पढ़ी हुई चीजें को तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो फोकस करना इजी होगा। एक बार इसको याद रख लें ताकि वीडियो बन जाएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने कॉम्पिटिशन की ले ली बात कि तुम फोकस करके दिखाओगे, टॉक टॉक। उनको पता नहीं चल रहा है वो स्टूडेंट से नहीं बराबरी कर पाएंगे। चलो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गेट बैक। यस यार, हम लोग बात करते हैं एट व्हाट प्राइस एग्जिट अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन। तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइसिंग के लिए बोल दिया, समझना अच्छे से। 3 प्राइस आएगी, इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगी दैट विल बिकम द एग्जिट प्राइस। बिल्कुल ठीक है। ABC1, ABC2। सर कब C1 कब C2? If the shares are frequently traded then C1 वाला कैटेगरी, if the shares are not frequently traded then C2। पहला पॉइंट दोनों जगह सेम है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ एनी एक्विजिशन मेड बाय प्रमोटर और शेयर होल्डर इन कंट्रोल इन प्रीसीडिंग 52 वीक्स। सेकेंड पॉइंट, हाईएस्ट प्राइस पेड बाय प्रमोटर और शेयर होल्डर इन कंट्रोल इन प्रीसीडिंग 26 वीक्स। और थर्ड आ जाता है, अगर यहां पे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ले रहे हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग 60 ट्रेडिंग डेज। और अगर C2 ले रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा दैट प्रमोटर अलोंग विद मर्चेंट बैंकर विल डिटरमिन एज पर द वैल्यूएशन पैरामीटर्स व्हिच इज कस्टमरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ सच इश्यूअर्स। तो इससे आप एक फॉर्मूले से ले आएंगे, इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगा दैट विल बिकम द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद में जो हाउ है, ये सिर्फ देखना, इसका इतना लोड नहीं लेना होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कंपनी नोटिस देगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देगी, उसमें लिख के देगी कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास राइट है टू डिसेंट और उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बाय द प्रमोटर। फिर हम क्या करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, जो भी इसका वोटिंग रिजल्ट है ये हम दे देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, वोटिंग रिजल्ट दे दिया, लिस्ट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर दे दिया। इसके बाद में क्या हो रहा है, अब वी हैव टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, क्योंकि एग्जिट अपॉर्चुनिटी हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इनको गुस्सा आ गया, ऊपर जा रहे हैं, नहीं, इनका बीकॉम का एग्जाम है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। चलो जरा इनको, नहीं अब नहीं सेंड करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। हाँ नहीं हाँ, मुझे लग रहा है 1-2 लोग तो साथ में ऐसे ही खड़े होकर चले जाते हैं। चलो गुंडो, यस पीपल, हम लोग थे यहां पे क्या, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद में हम एग्जिट प्राइस अनाउंस करेंगे एंड देयर बी टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसके 7 दिन के अंदर टेंडरिंग पीरियड शुड स्टार्ट। टेंडरिंग पीरियड शुड रन फॉर 10 days।
टेंडरिंग पीरियड होने के 2 दिन पहले एस्क्रो अकाउंट में प्रमोटर को पूरा पैसा जमा करवा देना है। टेंडरिंग पीरियड जब एंड होता है उसके 10 डेज के अंदर पूरा पेमेंट कर देना है और उसके 2 दिन के अंदर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज सारा डिस्क्लोजर दे देना है कि इस तरह से हमने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है। एंड हियर वी आर यू ऑल विद मी? लाइफ इज इजी राइट? बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से क्यूमुलेट करके रख लें तो एग्जाम के एक दिन पहले क्या समय लगेगा। अगर आपको इसको अच्छे से याद है तो रिवाइज करने में समय इतना नहीं लगेगा। चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास है, इसके छोटे मोटे एडिशनल टॉपिक्स दिख रहे हैं। यस, चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अगर हम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यहां पे कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है? एनी कंपनी विच इज इंटेंसिवली इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। अगर कोई इसमें इंटेंसिवली यूज करते हैं तो उन कंपनीज की लिस्टिंग हो सकती है आईजीपी प्लेटफॉर्म पे फॉर देयर प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म। फिर हमने छोटे छोटे पॉइंट पढ़े यहां पे कि अगर आईजीपी पे लिस्टिंग चाहिए तो कम से कम 25% ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय आईजीपी इन्वेस्टर और क्यूआईबी फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, तभी लिस्टिंग मिलती है। फिर कुछ अलग अलग चीजें पढ़ी थी हमने, कुछ ऐसा जैसे कि लिस्टिंग विद और विदाउट आईपीओ होता है, लेकिन मेन बोर्ड पे तो लिस्टिंग विद आईपीओ ही होता है मोस्टली। फिर मिनिमम इशू साइज जैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है मेन बोर्ड पे, यहां पे मिनिमम इशू साइज हैज टू बी 10 करोड़। फिर आता है मिनिमम अलॉटी 50, वहां पे मिनिमम अलॉटी था 1000। मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज 2 लाख, वहां पे था 10 to 15,000। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट इज 2 लाख, वहां पे ट्रेडिंग लॉट जैसा कोई फंडा नहीं है। तो दीज आर पिक्यूलियर पॉइंट्स ऑफ आईजीपी। इसको मेन बोर्ड से कंपेयर करें तो काफी आसान हो जाता है उसको याद रखना। इसके बाद में आता है हमारा सिक्योरिटी एलिजिबल, वो पहले ही हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट खुद दूसरा टॉपिक, इसमें आप गलती क्या करोगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 1% ऑफ द इशू साइज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम में आप गलती करके सेबी लिख दोगे, तो ध्यान रखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट सेबी को नहीं, किसको दिया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज को। दैट 1% ऑफ द इशू साइज हैज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज। इट विल बी ईदर फोरफिटेड और रिफंडेड। अगर हमने सारा कंप्लायंस में किया तो रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज फोरफिट हो सकता है। इट हैज टू बी गिवन प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं देना है किसी व्यक्ति को। आई थिंक दैट्स वेरी इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा ये, जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजों को यहां पे कवर अप किया था। सबसे पहले आता है राइट इशू। राइट इशू कौन नहीं कर सकता? यहां पे नॉर्मली जब हम टॉपिक पढ़ते हैं मेन बोर्ड के लिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, एंटिटीज नॉट एलिजिबल, उसमें जो पॉइंट्स पढ़ते हैं वही 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट मिसिंग है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉडुलेंट बोरोवर और विलफुल डिफॉल्टर। बाकी 3 पॉइंट सेम है, डिबार्ड हो, संगत डिबार्ड है और आप हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इन केस के अंदर आप जैसे आप आईपीओ नहीं कर सकते वैसे आप राइट इशू नहीं कर सकते, सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है, बाकी 4 पॉइंट एज इट इज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, तो 3 पॉइंट वहीं से कॉपी पेस्ट होता है। फिर विच ऑल कंडीशंस सेम आता है यहां पे भी, सेम जैसे हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है आपको। उसके बाद में सारे शेयर्स फुली पेड अप होना चाहिए, 75% की कंडीशन, 25-35 की कंडीशन। तो व्हेन इट कम्स टू राइट इशू इट इज एग्जैक्टली लाइक आवर मेन बोर्ड, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ एंटिटीज नॉट एलिजिबल में एक पॉइंट कम है यहां पे। कौन सा वाला पॉइंट कम है? विलफुल डिफॉल्टर। बिकॉज एक एंटिटी अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो भी, अगर एक एंटिटी विलफुल डिफॉल्टर है तो भी वो एंटिटी क्या कर सकती है? राइट इशू कर सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं। चलो इसके बाद में आते हैं बोनस इशू। बोनस इशू के अंदर एंटिटीज के लिए क्या कंडीशन है, थोड़े अलग से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है ऑथराइज्ड बाय एओए, आपने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए अपने इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, आपने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर एम्प्लॉइज का, ये हो गया। बाकी 2 पॉइंट कॉमन जो कॉमन रहते हैं, आलू शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, ये 5 पॉइंट। उसके बाद में प्रेफरेंशियल इशू का आता है, तो प्रेफरेंशियल इशू को लेके सबसे पहले अलग कंडीशन से एकदम, प्रेफरेंशियल इशू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अलग कंडीशन है। प्रेफरेंशियल इशू की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल इशू होता क्या है? जब भी एक लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एरिया टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, दिस इज प्रेफरेंशियल इशू। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? जब एक लिस्टेड कंपनी सिलेक्टेड सिक्योरिटी एरिया ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब यहां पे कंडीशन की बात करना सिंपल रखा है कि अगर कोई भी प्रेफरेंशियल इशू करना चाहता है और वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो इट इज नॉट अलाउड, ये कहीं पे भी अलाउड ही नहीं है। अरे लॉजिकली सोचो ना, अगर कोई व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है मतलब भारत में फ्रॉड करके बाहर भाग चुका है, उसको इंडिया में सिक्योरिटी कोई सी भी इशू नहीं करने देंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लीजिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, प्रमोटर डायरेक्टर, तो इस कंपनी को अलाउड ही नहीं है। फिर हमने 2 पॉइंट्स ये पढ़े थे कि किसको हम प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले
6 महीने में इस कंपनी के शेयर्स को बेचा है, सोल्ड किया है, उस व्यक्ति के फेवर में प्रेफरेंशियल इशू नहीं हो सकता। और फिर लिखा अगर प्रमोटर ग्रुप है, उन्होंने अपने वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, तो उनके भी फेवर में प्रेफरेंशियल इशू नहीं हो सकता है। तो एंटिटी इज नॉट एलिजिबल में 3 पॉइंट है। एक हो गया अगर एंटिटी का प्रमोटर डायरेक्टर इज अ फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, नहीं कर सकते। और हम जिसको करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति इसने पिछले 6 महीनों में शेयर्स को बेचा है, उसके फेवर में भी नहीं कर सकते। प्रमोटर ग्रुप जिन्होंने अपने वारंट्स को एक्सरसाइज नहीं किया, उनके भी फेवर में नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर देखते हैं, ये होने के बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के पॉइंट, सबसे पहले सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट कि कोई भी जो प्रमोटर डायरेक्टर फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उनके फेवर में नहीं हो सकता है। ये पॉइंट एज इट इज आएगा बस। अब आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की कंडीशंस क्या है? यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही होगा। ओके, फिर 365 डेज की वैलिडिटी है स्पेशल रेजोल्यूशन की, क्या आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर लेना है विद इन 365 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। सिक्योरिटीज मस्ट बी ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड फॉर 1 ईयर, सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड लिस्टेड होनी चाहिए फॉर 1 ईयर। और लास्ट आता है, एक बार आपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर लिया, उसके 2 हफ्तों तक, 2 वीक्स तक वापस आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं कर सकते। ये आता है इनकी बात। फिर लाइफ चेंज हो जाती है एकदम। फिर आती है बात आईडीआर और एसएमए की, एकदम अलग अलग दुनिया देख रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देख रहे हैं आईडीआर के बारे में कि अगर कभी बात करते हैं इंडियन डिपॉजिटरी, तो इन पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आता है। इन पे आके सबसे पहले चीज एलिजिबिलिटी के अंदर इट शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स इन इट्स होम कंट्री, अपने होम कंट्री में लिस्टेड होनी चाहिए। वहां पर वो डिबार्ड नहीं होनी चाहिए, उसका कंप्लायंस का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहां पे प्रमोटर डायरेक्टर फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले अपनी होम कंट्री में लिस्टेड होनी चाहिए, कंप्लायंस का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, डिबार्ड नहीं होना चाहिए और फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, और कुछ है क्या? यस, जब भी वो भारत में आ रहे हैं 5-6 करोड़ के लिए नहीं आने देंगे, उनका इश्यू साइज कम से कम होना चाहिए 50 करोड़ का इश्यू साइज होना चाहिए। और जो वो भारत में शेयर्स दे रहे हैं फॉर आईडीआर, और जो उनके जनरल शेयर्स हैं, ये परिपशु होने चाहिए, ऑन इक्वल फुटिंग होने चाहिए। उसके बाद में इनको ध्यान रखना है, सेम हमारे प्रॉब्लम आ गई, जो हमारी कंडीशंस थी वो आ गई। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट करना है, फर्म अरेंजमेंट वाला 75% का पॉइंट भी एज इट इज और 25% 35% का पॉइंट भी एज इट इज। तो जो वहां पे एक बार मेहनत करके पढ़ लिया, वो हर जगह पे बार बार आता रहता है। और लास्ट आता है आपका एसएमई के बारे में कि एसएमई को लेकर क्या प्रोविजन है। सबसे पहले तो एसएमई को लेके अगर कभी भी कोई भी एसएमई इशू लाना चाहती है, तो पहले 3 पॉइंट एज इट इज आ गए। फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, डिबार्ड नहीं होना चाहिए और आपके संगत भी डिबार्ड नहीं होना चाहिए। सर कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा। इसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये याद रखना है। सिर्फ वो एंटिटी एसएमई पे लिस्ट हो सकती है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के अंदर है। ठीक है, इवन वो कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक है, वो भी लिस्ट हो सकती है। फेस वैल्यू कैपिटल वर्ड यूज किया उन्होंने। और लास्ट में लेकिन जो भी एसएमई की एलिजिबिलिटीज हैं, वो सब आपने कंप्लाई करके ही लिस्ट होना है। अब इसके अंदर एंटिटीज को लेके क्या क्या कंडीशंस आ जाती है, वापस देखो। एप्लीकेशन देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट करना होगा, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप, प्रमोटर के शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, फॉर मैनेजमेंट थ्रू वेरीफाइबल मींस का 75% का पॉइंट आ जाता है। यहां पर एज इट इज, आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एक बार वो पॉइंट पढ़े ना, वो बार बार लगातार तरीके से यूज आएंगे। जस्ट एंश्योर कि उसको अच्छे से रिवाइज करें कि वो कहां पे दे रखा है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में टॉपिक आता है एसआर इक्विटी शेयर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने एक एक पॉइंट फुल स्पीड में देखेंगे। एसआर इक्विटी शेयर, सबसे पहले कौन सी कंपनीज को एसआर इक्विटी शेयर यूज करना अलाउड है? कंपनीज विच आर इंटेंसिवली इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वही वाले प्रोविजन आ गए। ठीक है, उसके बाद में सीधा जाता है कि हाँ, कोई भी ऐसा प्रमोटर ग्रुप जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको कभी भी एसआर इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। एसआर इक्विटी शेयर सिर्फ उन प्रमोटर को मिलता है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करी हुई है। एसआर इक्विटी शेयर पास करने के लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद द शेयर होल्डर्स। उसके बाद में आता है कि यहां पर किसी भी एसआर वाले शेयर होल्डर को अगर आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, तो कम से कम आपको 2:1 तो देना ही है। नॉर्मल इक्विटी शेयर पे 1, तो एसआर पे 2, और मैक्सिमम दे सकते हैं 10:1। लेकिन ध्यान रखना है दैट द वोटिंग पावर विद एसआर शेयर होल्डर शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। देयर विल बी ओनली 1 क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स, सेम फेस वैल्यू रहेगा। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस सुपीरियर वोटिंग राइट कोई और डिफरेंस नहीं होगा। एसआर इक्विटी शेयर्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एट द 5th एनिवर्सरी फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। जब आपका लिस्टिंग हुआ था उसके 5 साल के अंदर आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। यहां पे एक रेजोल्यूशन पास करके आप एक्सटेंशन ले सकते हो फॉर अनदर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। और लास्ट पॉइंट आता है कि एसआर इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स बनी जाएंगे इन 4 केसेस में। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है,
डेथ हो गई है, वो व्यक्ति रिजाइन कर देता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पोजीशन, ऐसा कोई मर्जर अमालगमेशन हो चुका है कि अब कंट्रोल वैसे भी इस व्यक्ति इसको एसआर इक्विटी शेयर्स से उसके हाथ में नहीं रहा, और लास्ट पॉइंट एसआर इक्विटी उसने बेच दिए हैं, तो उस केस में भी वो एसआर की सुपीरियर जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, उसके पास रहने वाला नहीं है. एंड ऑल ऑफ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ICDR रेगुलेशन. एकदम आराम से. Yes, Gundo. सुनो ना. There are different types of revision that I take for ICDR. ऐसा है. This is a revision, वो उस व्यक्ति के लिए हमने पूरा डिटेल में तो पढ़ लिया है. अब इशू बस ये है कि पॉइंट्स याद कैसे करें. आई थिंक कि पूरा रिविजन हम लोगों ने कर लिया है इन 45-50 मिनट्स. 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर का एक रिवीजन है. इसमें चैप्टर के मेजॉरिटी पॉइंट, आई वुड से 90% पॉइंट जो है वो यहाँ पे कवर्ड है. तो जिस व्यक्ति को यही प्रॉब्लम आती है कि पॉइंट याद नहीं रहते, वो अगर इस रिवीजन को बार बार देखता रहेगा तो सारे पॉइंट्स उसके लिए याद रखना काफी ईजी हो जाता है. देखो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसी कारण तो हम इतना बैठ के पढ़ रहे हैं. लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में यू विल हैव टू डू दिस रिवीजन वाला चीज, ताकि आपको पॉइंट्स याद तो रहे एग्जामिनेशन में. कंसेप्ट के साथ में पॉइंट याद रखना जरूरी है. अगर पॉइंट्स याद हैं तो ही हम लोग मचा पाएंगे. आर यू गुड? चलो, एक क्विक रिवीजन का भी सुपर क्विक रिवीजन साथ में करेंगे, उसमें आप लोग भी चीखोगे चिल्लाओगे. ठीक है, कर लेते हैं उनसे बराबरी अभी. ठीक है, चलो यारों, बस इसी मौके का हमें इंतजार था. चलो गुंडो, इधर आएंगे हम लोग. अगर हम लोग बात करते हैं प्रोविजंस के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, तो अगर हम सीक्वेंस में देखें तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसके अंदर आ जाता है एंटिटीज नॉट एलिजिबल, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस. फिर हम लोग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट की कंडीशंस देख लेते हैं. फिर हम प्री इश्यू एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं. प्रमोटर कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. यहीं पे कहीं पे हम लोग हमारा वो मॉनिटरिंग एजेंसी को भी अपॉइंट करके रखते हैं. इशू ओपनिंग होती है, इशू क्लोज होता है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है, अलॉटमेंट होता है, और पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट होता है. पहले ये सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं. राइट, चलो. सबसे पहले अगर कोई भी सीएस है, वो सीएस किसी कंपनी के शेयर्स को इशू करना चाहता है, सबसे पहले वो चेक करेगा यू शुड नॉट बी कवर अंडर एंटिटीज नॉट एलिजिबल. एंटिटीज नॉट एलिजिबल के अंदर आता है इफ द इशूअर, प्रमोटर group, shareholder in control, they are debarred by SEBI. Second point, if the issuer who is debarred by SEBI, issuer's promoter or director is your promoter and director, then even you cannot go for IPO. तीसरी चीज आती है if your issuer, promoter, director are willful defaulter or fraudulent borrower. Next, if your promoter, director are fugitive economic offender, if any convertible security or right to equity shares are outstanding except ESOP, इन केसेस के अंदर एंटिटीज नॉट एलिजिबल हो जाएगी. आर वी गुड? फिर आता है एलिजिबिलिटी. नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए? 3 crore फॉर प्रीसीडिंग 3 years. आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 crore, और हर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 crore इन प्रीसीडिंग 3 years, एंड यू नीड टू हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन प्रीसीडिंग 3 years ईच. फिर आता है नेटवर्थ 1 crore इन प्रीसीडिंग 3 years ईच, एंड इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम देन एटलीस्ट 50% of the revenue should be from activities suggested by the new name. चलो, wonderful. फिर conditions. सबसे पहली condition, you have to make an application to stock exchange for in principle approval. You have to enter into agreement with depository. ALU shares have to be fully paid up. All the shares with promoter have to be in demat form. Firm arrangement through verifiable means for 75% of the project amount, excluding public issue and internal accruals, and maximum 25% can be disclosed as general corporate purpose, and maximum 35% can be disclosed as general corporate purpose and अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर आके बात करता हूँ, फिर सीधा आता है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की प्रोविजंस. ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर इशू कर रही है तो उसको पहले ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना होता है सेबी को. इसके साथ में उसको यही ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी स्टॉक एक्सचेंज को, अलॉन्ग विद डिटेल्स टू द डिटेल्स ऑफ प्रमोटर. उसके बाद में यही ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे भी अपलोड होंगे. 3 सेबी, इशुअर, मर्चेंट बैंकर, इन सबके वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगे फॉर 21 डेज. यहाँ पे जो भी हमारे पास पब्लिक कमेंट्स है ये हम देते हैं सेबी को. सेबी के पास राइट है कि वो 30 डेज के अंदर हम पे क्या कर सकती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन दे सकती है. ये ऑब्जर्वेशन जो सेबी देती है, ये ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करते हुए हमें ऑफर डॉक्यूमेंट देना होता है, आरओसी को रजिस्टर करना होता है, फिर हम सेबी और पब्लिक को भी दे सकते हैं. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? इसमें एक पॉइंट आता है कि सेबी को कितने दिनों के अंदर हमें जो रिस्पॉन्ड करना है 30 डेज. ये 30 डेज कहां से शुरू होंगे? लेटर ऑफ द 4. फर्स्ट, द डेट ऑन विच वी हैव गिवन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल, if any information was asked by SEBI, the date of giving of the satisfactory reply of that information by the company, and the same if the information is asked by regulator, the date of giving of information by the regulator. Whichever is later, वहां से SEBI की 30 days start होते हैं.
इसके बाद में अगर मैं बात कर लेता हूं प्री इशू एडवर्टीजमेंट, प्री इशू एडवर्टीजमेंट has to be given in one English, one Hindi, one regional newspaper. It has to be given after the offer document is registered with ROC. एंड यहां पे हम ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिसाइज करते हैं. फिर आता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. हाँ, पूरा चार्ट याद करने की कोशिश करेंगे. प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इन केस ऑफ एन आईपीओ 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल. इन केस ऑफ एन एफपीओ 20% ऑफ, और इन केस ऑफ कॉम्पोजिट इश्यू 20% ऑफ, और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल. इजी है. फिर हम लोग बात कर लेते हैं सीधा किन किन को एग्जम्पशंस दिए हुए हैं. इफ देयर आर नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, दूसरा पॉइंट, लिस्ट frequently dated for last 3 years, 95% of investor grievances received up till the end of last quarter have been redressed, companies in compliance with LODR regulation for last 3 years. Simple. उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कब तक लाना होता है? 1 day prior to issue opening. इशू ओपनिंग के एक दिन पहले प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए, और 100 करोड़ वाला पॉइंट भी आता है यहाँ पे. इसके बाद में आता है लॉक इन. प्रमोटर के मिनिमम कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर और 5 हेल्पर के ऊपर लॉक इन लगेगा ऑफ 18 मंथ्स. ओवर एंड अबव प्रमोटर ने अगर खरीदा है 20% का 30% खरीदा है, तो जो एडिशनल 10% है उस पे लॉक इन लगेगा 6 मंथ, और प्री इशू शेयर होल्डर्स पे लॉक इन लगेगा 6 मंथ. ये 6 मंथ 18 मंथ्स डबल हो जाएंगे इफ द मेजॉरिटी प्रोसीड्स व्हिच वी आर रेजिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल पर्पस, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, इसके बाद में आते हैं हम एक लास्ट पॉइंट के ऊपर कि इन ये जो 4 सिक्योरिटीज है ये इनएलिजिबल है फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में जो सिक्योरिटीज हमने अक्वायर की है वो अगर वो हम किसके लिए कर रहे हैं? They have acquired for consideration other than cash and revaluation of asset or capitalization of intangible asset is involved. दूसरा पॉइंट यहां पे, securities acquired during preceding 3 years out of bonus issue, out of revaluation reserve, unrealized profit and ineligible security. दूसरा पॉइंट आता है प्रमोटर या फिर प्रमोटर के हेल्पर ने अगर पिछले 1 साल में कोई भी सिक्योरिटी अक्वायर किया एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस. नेक्स्ट आता है सेम, प्रमोटर और हेल्पर ने अगर कोई भी सिक्योरिटी अक्वायर किया प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस, लेकिन यहां पे साथ में क्या है? लेकिन ये इशूअर क्रिएट हुआ है बाय कन्वर्जन फ्रॉम एन एलएलपी और पार्टनरशिप. वंडरफुल. इसके बाद में लास्ट पॉइंट आ जाता है क्या? सिक्योरिटीज प्लेज्ड. जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के 3 एक्सेप्शंस आते हैं, उन 3 केसेस के अंदर बी पॉइंट अप्लाई नहीं करता है. इफ दे आर रेडी टू ब्रिंग इन द डिफरेंस अमाउंट, इफ एट ऑल ये जो उनको शेयर्स मिले थे, दे हैव रिसीव्ड द शेयर्स अंडर एन स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 230 234 ऑफ कंपनीज एक्ट. और लास्ट पॉइंट यहां पर आ जाता है, इफ एट ऑल दिस इज एन आईपीओ बाय अ गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और देयर एसपीवी व्हिच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो उनके ऊपर भी कंडीशन आती नहीं है. सुपर. ये हो गया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. फिर क्या? इशू ओपनिंग. इशू विल ओपन आफ्टर 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी विद इन 12 months from the date of receiving observation. ये मेन चीज ध्यान रखनी है. बाकी छोटे छोटे माइनर पॉइंट आते हैं. फिर पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिनिमम 3 मैक्सिमम 10. अगर कभी प्राइस बैंड को रिवाइज किया है तो यहां पर एक्सटेंशन हो जाएगा 3 डेज का, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज. फोर्स मेजॉर, बैंकिंग स्ट्राइक, ऐसा कुछ भी होता है तो भी एक्सटेंशन ऑफ 3 डेज. मैक्सिमम का यहां पे कुछ बोला नहीं है. इश्यू क्लोज हो जाएगा, इश्यू पीरियड सब्सक्रिप्शन के बाद में. उसके बाद में अलॉटमेंट हो जाता है 15 दिन के अंदर. आजकल तो काफी जल्दी हो जाता है. फिर पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट, वही चीज आती है कि 3 चीजें आपको पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट देना है. 1 इंग्लिश, हिंदी, रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर. ये आप कब देते हो? विद इन 10 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज. इसमें आप क्या देते हो? आपका टोटल एप्लीकेशन कितना आया था, आपने अलॉटमेंट का तरीका, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या रखा, कितने लोगों का अलॉटमेंट हुआ है, किस दिन तक शेयर्स उनके डीमैट में आ जाएंगे, कब तक रिफंड हो जाएगा, ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती है यहां पर, और ये पूरा पूरा टाइमलाइन हो जाता है खत्म. अभी गुड हियर. चल अब आते हैं अदर टॉपिक्स. एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर. अगर एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर की बात करता हूं तो वापस आप खुद से ध्यान रखो. सबसे पहली चीज, आईपीओ बाय अनलिस्टेड इशूअर, एफपीओ बाय लिस्टेड इशूअर. उसके बाद में राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर इफ द एग्रीगेट इशू साइज इज 50 करोड़ और मोर. बोनस इशू बाय लिस्टेड इशूअर, प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड इशूअर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट बाय लिस्टेड इशूअर. ये सब हो गए. फिर आ जाते हैं आईजीपी, लिस्टिंग ऑन आईजीपी प्लेटफॉर्म विद और विदाउट द इशू. आईपीओ ऑन एसएमई. फिर आ जाता है आईपीओ ऑफ आईडीआर एंड राइट इशू ऑफ आईडीआर. अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया. फिर आता है टाइप्स ऑफ इशू, हाँ मैं नहीं पढ़ा रहा. फिर आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग. 3 केसेस में डिफरेंशियल प्राइसिंग हो सकता है. अगर आप कभी भी नॉर्मल इशू आ रहा है तो उस केस के अंदर यू कैन गिव डिस्काउंट ऑफ मैक्सिमम 10% टू दीस 3 पीपल: रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉइज अप्लाइंग अप टू 2 लाख रुपीज. अगर सेकंड पॉइंट में बुक बिल्डिंग इशू है तो यू कैन नॉट गिव डिस्काउंट टू एंकर इन्वेस्टर. अगर ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं एम्प्लॉय को अप टू 10%. कॉम्पोजिट इशू है तो पब्लिक इशू प्राइस और राइट इशू प्राइस डिफरेंट हो सकती है, आपको यहां पे जस्टिफिकेशन देना है.
प्राइस एंड प्राइस बैंड, अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं प्राइस, अगर आपका इशू है फिक्स प्राइस इशू तो डिस्क्लोज किया जाता है प्राइस इन द प्रोस्पेक्टस। अगर आपका इशू है रेड हेयर, आपका बुक बिल्डिंग इशू है तो आपका प्राइस बैंड डिस्क्लोज किया जाता है इधर रेड हेयर प्रोस्पेक्टस और न्यूज़पेपर। 2 days prior to IPO in case of FPO, 1 day prior to IPO in case of IPO, 1 day prior in case of FPO, 2 days prior in case of IPO। इसके बाद में प्राइस बैंड का एक रूल आता है 105%, 120% का। वी आर वंडरफुल। मिनिमम एप्लीकेशन मनी हैज टू फॉल बिटवीन 10,000 टू 15,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए। नेट ऑफर टू पब्लिक 3 कैटेगरी है, 611031 के हिसाब से तो 35% टू RII, मिनिमम 35% टू RII, मिनिमम 15% टू NII, नॉट मोर देन 50% टू QIB, जिसमें से 5% रहता है म्यूचुअल फंड। 621032 के हिसाब से तो एटलीस्ट 75% टू QIB, नॉट मोर देन 15% टू NII, नॉट मोर देन 10% टू RII। वही 5% वाला रूल यहाँ पे भी रहता है। और अगर अदर देन बुक बिल्डिंग हो रहा है तो एटलीस्ट 50% टू RII। NII कैटेगरी में जो भी हम करते हैं उसका 1/3 रिजर्व रहता है फॉर 2 लाख टू 10 लाख, 2/3 रिजर्व रहता है फॉर मोर देन 10 लाख। इशू ऑफ वारंट 18 months, 25% अपफ्रंट, 3 months के अंदर बैलेंस नहीं दिया तो पूरा पूरा पैसा हो जाएगा विथड्रॉ। फिर आता है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग के 2 केस है, अगर आपका फिक्स प्राइस इशू हो रहा है तो उसके अंदर आपको बस एक सेबी रजिस्टर अंडरराइटर अपॉइंट करना है, और अगर बुक बिल्डिंग इशू हो रहा है तो लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर मिलकर अंडरराइटिंग करेंगे, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? लीड मैनेजर की। क्या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का कंपोनेंट अंडरराइट होता है? क्या नहीं होता है। क्या ये लोग पब्लिक इशू में खुद खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद में एक अग्रीमेंट एंटर हो जाना चाहिए प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना तो अंडरराइटिंग होना ही चाहिए। उसके बाद में आ जाता है आपका मॉनिटरिंग एजेंसी। फुदू टॉपिक, कब अप्लाई होगा मॉनिटरिंग एजेंसी? इफ द इशू साइज इज 100 crore और मोर, कीपिंग अपार्ट दी OFS कंपोनेंट 100 crore होना चाहिए। किसको अपॉइंट करेंगे? मॉनिटरिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी तब तक अपॉइंट रहेगा जब तक 100% ऑफ मनी हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड, एंड मॉनिटरिंग एजेंसी हैज टू गिव अ रिपोर्ट विद क्वार्टरली बेसिस पे 45 डेज के अंदर वो पब्लिक तक भी पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद में आता है मैनर ऑफ कॉल। 12 months का टाइम पीरियड है, उसमें सारे के सारे कॉल का पैसा आपका जाना चाहिए। जो नहीं दे पाया उसको फोरफीट कर लेंगे, और अगर हमारे ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसी है तो हम पे 12 months का रूल अप्लाई नहीं होता है, हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिर आता है अलॉटमेंट प्रोसीजर। मैं अगर बात करता हूं RII NII, इनके लिए सिमिलर है, हर एक को पहले क्या देंगे? एक एक लॉट देंगे। फिर जो बैलेंस एप्लीकेशन मनी और शेयर्स बचे उसको हम प्रोरेटा बेसिस पे करेंगे। और वहीं अगर मैं बात करता हूं QIB में एंकर को हटा के, तो उसमें सीधा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दिया जाएगा। फिर आता है फास्ट ट्रैक FPO। प्रमोटर सलीम, प्रमोटर के सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में। एस से सस्पेंड सेटलमेंट शो कॉज, पिछले 3 सालों में सस्पेंड नहीं होना चाहिए, पिछले 3 सालों के अंदर सेटलमेंट मैकेनिज्म यूज नहीं होना चाहिए। शो कॉज नोटिस कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ए, आपका एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर शुड बी एटलीस्ट 2% ऑफ द वेटेड एवरेज कैपिटल, एंड द इंपैक्ट ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5%। एल, लिस्टेड फॉर 3 years, लिस्टिंग अग्रीमेंट LODR का आप कंप्लायंस करें फॉर लास्ट 3 years। SAL। आई, इंपैक्ट ऑफ, आई से इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस जो भी रिसीव हुए अप टिल द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर, उसका 95% शुड बी रिड्रेस। एम के 2 पॉइंट कहते हैं, एवरेज मार्केट कैप 1000 crore होना चाहिए, और मर्चेंट बैंकर और कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जिट अपॉर्चुनिटी 3 पॉइंट को कंप्लायंस करेंगे तो देंगे। इशू होना चाहिए 1/4/14 के बाद का, 10% डिसेंटिंग होने चाहिए, और लेस देन 75% हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द स्टेटेड पर्पस। एग्जिट प्राइस क्या होगी? ABC1 या ABC2? A, volume weighted average price of preceding 52 weeks of shares acquired by promoter group, highest price of shares acquired by promoter group in preceding 26 week, and यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज, और यहाँ पे जो भी इश्यूअर है वो मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके वैल्यूएशन पैरामीटर्स जो भी कस्टमर है उनको यूज करते हुए एक प्राइस निकालेगा। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज फाइनली ऑल एंड ऑल अबाउट ICDR। टिंग टिंग टिडिंग। चलिए, हाँ, थैंक यू बहुत आभार यारों, ठीक है ना? हाँ, बस ये ऐसा कोशिश करो यारों, जैसे कि मैं तो खैर आई डोंट नो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आई एम एक्साइटेड टू टीच ICDR, आई एम एक्साइटेड टू रीड अबाउट इट। तो यू शुड बी एक्साइटेड, क्योंकि आपको तो एक्साइटेड होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज यू गॉट योर एग्जाम्स, एंड हियर वी आर डन विद ICDR।